बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कुछ एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के बारे में बताऊंगा कि एलएलबी का जो एग्ज़ाम है वो बेसिकली किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए और वो कौन सी टेक्निक्स हैं, वो कौन से एरियाज़ हैं कि जिनके ऊपर हम थोड़ा सा वर्कआउट करें तो हम अपने जो मार्क्स हैं उनको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि किसी भी चीज़ को हम आप ये कह लें कि फॉर ग्रांटेड या इजी नहीं ले सकते, ठीक है। एक इवन के इतनी छोटी चीज़ भी पेपर में काम आती है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि वो कौन सा पेन है जिसके ज़रिए से आप बहुत अच्छे तरीके से और फ्लुएंटली लिख सकते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि आपका जो चॉइस ऑफ पेन है वो भी पेपर से पहले से आपको पता होना चाहिए। अगर आप कोई न्यू पेन लेकर जाएंगे कि जिसके ऊपर आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो डेफिनेटली वो चीज़ भी आपको एट द एंड आप देखेंगे कि नुकसान पहुंचाती है। तो कैटेगोरिकली वन बाय वन मैं सब चीज़ों को डिस्कस करूंगा कि आप किस किस तरीके से और कौन कौन सी आप टेक्निक्स यूज़ करते हुए अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो इसमें जो पहली बात मैं करना चाहूँगा वो ये है कि हम इसको पहले बाइफरकेट कर लेते हैं कि आपने एक सब्जेक्टिव टाइप पेपर वो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद हम आ जाएंगे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर पर, क्योंकि अभी एक जो आजकल हालात हैं वो आप सब लोगों के सामने हैं और ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कोई पॉलिसी इस तरीके की आएगी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कि जहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और ऑनलाइन एग्ज़ाम में ज़्यादा चांस यही है कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर एमसीक्यू टाइप उसमें क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्टिव टाइप पेपर की बात कर लेता हूँ। सब्जेक्टिव टाइप पेपर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जो प्रेपरेशन से भी पहले आता है, वो ये है कि आपने 3 घंटे लिखना है। आपके पास 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और उस वो एक आप कह लें कि थॉरोली उसके अंदर डिस्कशन आपको करनी पड़ेगी, और उसके अंदर आपको तकरीबन 3 घंटे का टाइम है और 3 घंटे आपको लिखना होगा। अब ये बात मैंने इस वजह से की है कि ऐसा भी हो सकता है कि, और ऐसा होता भी है कि एक स्टूडेंट उसकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी होती है, वो पेपर पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि ये सारे क्वेश्चंस मुझे आते भी हैं, लेकिन इवेंचुअली होता क्या है कि जब वो राइटिंग स्पीड नहीं होती या फिर वो राइटिंग की पहले से लिखने की प्रैक्टिस नहीं की होती, तो उसके बाद फिर यही चीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपके सर पर सवार हो जाती है, और वो चीज़ आपको एक कॉन्स्टेंटली टेंशन एग्जामिनेशन हॉल में देती रहती है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे आने के बावजूद भी आपके पास लिखने का तरीका नहीं है, तो होगा क्या कि आप पहले एक या दो क्वेश्चंस के ऊपर अपना मेजर टाइम ज़ाया कर देंगे। हो सकता है कि वो मेजर टाइम ज़ाया करने की वजह से आपको उन क्वेश्चंस में एक एक या दो दो मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, लेकिन क्या होगा कि उस टाइम वेस्ट करने की वजह से या एक्स्ट्रा टाइम उन क्वेश्चन को देने की वजह से आपके जो बाकी क्वेश्चन हैं वहाँ पर डिडक्शन एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि एक एक दो दो मार्क्स आपके हो सकते हैं ज़्यादा आ जाएं उस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम देने की वजह से जो आपको बहुत अच्छा आता है, लेकिन उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर डिडक्शन 2 3 या 4 या 5 मार्क्स की हो जाएगी, या उसके अंदर आप कुछ ऐसी चीज़ें मिस कर देंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा वाइटल होंगी। और इसके साथ साथ एक जो कांस्टेंट आपकी माइंड के ऊपर एक प्रेशर पड़ता रहेगा कि भाई अभी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी मैं उसमें कंज्यूम कर चुका हूँ, तो इवेंचुअली फिर क्या होगा कि आपका हर एक क्वेश्चन, हर एक लाइन, हर एक वर्ड उससे अफेक्ट होगा और आप ठीक तरीके से सोच भी नहीं सकेंगे इन केस अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें आपको सोचना पड़ता है। तो पहला रूल आपने हमेशा याद रखना है सब्जेक्टिव पेपर में, वो ये है कि हमेशा हमेशा आपके पास एक आप कह लें कि पेपर स्टार्ट करने से पहले आपकी एक भरपूर प्रैक्टिस होनी चाहिए। कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है तो वो उनको चाहिए कि वो पेपर स्टार्ट होने से 10-15 मिनट पहले वो कुछ लिखना शुरू कर दें, कोई भी चीज़ वो लिख सकते हैं, ताकि एक दफ़ा उनके जो मसल्स हैं हाथ के वो फ्लो में आना स्टार्ट कर दें, ताकि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो उसके बाद आप उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकेंगे। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ भी है कि आपने पेपर, हम सुनते हैं कि पेपर पढ़ना है आपने अच्छे तरीके से। पेपर पढ़ने का मकसद ये होता है कि आप बेसिकली अपनी कैपेबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप ये उसी टाइम एक जर्नल असेसमेंट कर लेते हैं कि ये पेपर में आपको कितना टाइम लगेगा और पेपर आपने किस तरीके से लेकर चलना है। जैसे आप किसी सफ़र के ऊपर जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आप अपने जो रास्ता है, आपका जो वे है,
आपने वो मुतय्यन करना होता है, आपने वो सेलेक्ट करना होता है। अब डेफिनेटली अगर आप एक जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको 4-5 रास्ते लेकर जा सकते हैं, लेकिन आपने हमेशा वो देखना है कि सबसे शॉर्ट और सबसे बेहतर कौन सा रहेगा कि जिसमें मैं अपना मतलब अच्छे तरीके से पहुंच भी सकता हूं बगैर किसी मुश्किल के, और मेरा वक्त भी कम लगेगा। तो वहीं पर आप पेपर पढ़कर अपना एक जनरल असेसमेंट कर लेते हैं कि भाई मुझे इस तरीके से अपने पेपर को लेकर चलना है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि भाई जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है वो सबसे पहले अटैम्प्ट करना चाहिए। आज मैं आप लोगों को इसका रीज़न बताता हूँ कि इसका रीज़न क्या है। बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकल अफेक्ट है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि भाई सबसे पहले वो क्वेश्चन करे जो सबसे अच्छा आता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहला फ़ायदा तो इसका ये होगा कि आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ठीक है, कि मुझे यार मैं बड़ा अच्छा कर रहा हूँ और मैं अच्छे तरीके से आगे पेपर कर सकता हूँ। और इससे ये होता है कि जब आपका पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है अपने ऊपर, और वो कॉन्फिडेंस एंड तक आपके साथ रहेगा पूरे पेपर में। तो वो चीज़ बहुत आपको हमेशा फ़ायदा देती है, जो आपका अपना एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो अपना एक स्टूडेंट का सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आप उसको कह सकते हैं। और वही जो पहले मैंने आपको बताया कि जब आपको क्वेश्चंस जब आप ज़्यादा टाइम दे देते हैं तो वो फिर मेंटल प्रेशर आपके ऊपर रहता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जब आप पहला क्वेश्चन अच्छा करेंगे तो वो मेंटल रिलीफ आपको साथ साथ मिलता रहेगा। अब एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ उसके अंदर क्या हो जाएगी? दूसरी चीज़ हो जाएगी कि आप उसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स भी ले सकते हैं। और उसी का एक और फ़ायदा बड़ा इंटरेस्टिंग, वो मैं ये आपको बताता चलूँ कि जब एक एग्ज़ामिनर के सामने पेपर आता है तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ये एक बात काफ़ी हद तक पेपर चेक करने वाले को भी के ऊपर भी अप्लाई होती है। क्योंकि जब आप अपना बेसिकली जब आप पेपर स्टार्ट करते हैं ना, आपका जो पहला क्वेश्चन होता है वो एक आपका इमेज क्रिएट कर देता है ऑन द माइंड ऑफ एग्जामिनर कि ये स्टूडेंट किस कैटेगरी का है, किस कैलिबर का है। तो अगर पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा अटेम्प्ट हुआ होगा तो उसका फ़ायदा आपको पूरे पेपर में मिलेगा। ये भी पॉसिबल है कि एग्जामिनर हर एक क्वेश्चन के अंदर अगर आपको वो एक एक नंबर भी एक्स्ट्रा दे, सिर्फ उस इमेज की वजह से जो आपने उसके ऊपर छोड़ दिया अपना पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए, तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होगी। तो अगर पेपर में 5 क्वेश्चन हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो 5 मार्क्स हैं वो आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं सिर्फ उस अपनी पहली अच्छी कोशिश की वजह से। इसके बाद हम कुछ बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की। जब भी आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएं तो कोशिश करें कि आप अपनी वॉच साथ लेकर जाएं, ठीक है। आपका अगर 3 घंटे का एग्ज़ाम है और उसके अंदर आपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि एक क्वेश्चन को आप 35 मिनट्स मैक्सिमम दें। 35 से 40 के दरमियान आप उस क्वेश्चन को ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर वो हाफ़ एन आवर हो जाता है टाइम तो दैट विल बी वेरी गुड, क्योंकि उसके अंदर आपको पहले 5 मिनट डिडक्ट करने पड़ेंगे। एग्ज़ाम जो आपका पेपर का टाइम है वो आपके पेपर पढ़ने के लिए और समझने के लिए होते हैं, एक आपकी जनरल असेसमेंट जो मैंने पहली बात की। इसके अलावा आपके लास्ट 5 to 10 मिनट्स होने चाहिए जिसके अंदर आप एक क्विक रिवीजन कर सकें अपने पेपर की, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से आप एक लॉजिकल एंड दे सकें, और अगर कोई चीज़ उसके अंदर मिसिंग रह गई है तो वो भी आप उसको पूरा कर सकें। इन केस अगर ऐसा होता है कि लेट्स से कि आपने एक क्वेश्चन के लिए देखे कि भाई मैंने इसको 35 मिनट्स में पूरा करना है, तो उसमें आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि 35 के बजाय 36 मिनट ना हो। लेकिन एक अच्छी टेक्निक ये भी होती है कि आप अपना टाइम जो टारगेट टाइम है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का वो पहले से कम रखें, ताकि अगर किसी वजह से कोई डिले कॉज हो भी जाता है तो उस तरह की सिचुएशन में आप फिर अपना एक या 2 मिनट्स एक्स्ट्रा देकर उस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। अब ये चीज़ हमेशा अपने एक लॉजिकल एंड तक तब पहुंचेगी जब आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी होगी। आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यार ये वाला क्वेश्चन आने वाला है, उसको आपने हर एक तरीके से हर एक एंगल से तैयार कर लिया हुआ है कि अगर कोई डिफरेंट एंगल से भी जो पेपर सेटर है वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है तो आप उसको उस एंगल से भी आंसर करने की पोजीशन में हैं, और उसके लिए आपको किसी भी एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं होगी। आपको शुरू से पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर हमने क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना, ताकि आपको वहाँ पर सोचना ना पड़े, क्योंकि जब आप वहाँ पर सोचना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम आ जाती है। वहीं पर आपसे टाइम भी मैनेज नहीं होगा, और जब टाइम मैनेज नहीं होगा तो फिर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं है जो कि
ठीक तरीके से और टेंशन फ्री होकर आप उसको कर सकेंगे। तो इस वजह से टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इन अटेम्प्टिंग एनी एग्ज़ाम। ओके, उसके बाद हम कुछ बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन की कितनी लेंथ होनी चाहिए और उस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें शामिल नहीं करनी चाहिए। हमेशा से स्टूडेंट्स एक कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, वो ये होता है कि यार 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमें 20 हेडिंग्स बनानी है। अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि कभी भी आप इस चक्कर में ना पड़ें कि आपने हेडिंग्स कितनी बनानी है। अगर आप इस तरीके से आप काउंटिंग करके सोच रहे हैं कि अच्छा 20 मार्क्स के क्वेश्चन में 20 हेडिंग्स होनी चाहिए या 10 हेडिंग्स होनी चाहिए, तो व्हाई डोंट यू गो कि अच्छा चलें इसको हम 5 हेडिंग्स तक कन्फाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब जहां पर आपने ये हिसाब लगाया हुआ है कि एक हेडिंग से मुझे 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, या एक हेडिंग से मुझे 2 मार्क्स मिल जाएंगे, तो व्हाई डोंट यू अप्रोच इट लाइक इट के भाई मुझे एक हेडिंग से 5 मार्क्स मिलने चाहिए। क्यों ना आप अपनी एक हेडिंग को इस तरीके का बनाएं कि उसी हेडिंग में से आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। अब देखें, हर एक टॉपिक एक तरह से नहीं होता। बास टॉपिक्स होते हैं कि उसके अंदर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा होगा, उसका जो कंटेंट है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स। और एक पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जिसके अंदर कॉन्सेप्ट या कंटेंट या फिर उसकी डिटेल्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। तो कभी भी नेचुरली ये नहीं होता कि एक ही पेपर में ऐसा हो जाए कि सारे के सारे क्वेश्चन आपने इतने एक उसके लिए आपने क्वांटिटी फिक्स कर लेनी है कि भाई मैंने ये क्वेश्चन यहाँ तक अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो जब आपकी तैयारी होगी एग्जाम हॉल में एंटर होने से पहले, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि मैंने एक क्वेश्चन में कितना लिखना है और कितना कंटेंट उसमें होना चाहिए। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो की बुक्स का सहारा लेते हैं, और इस चीज़ को मैं हमेशा से ही डिस्करेज करता हूँ, मैं आज भी डिस्करेज करूँगा, क्योंकि की बुक्स की वजह से आपकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं, आपका अपना जो एक आप कह लें अप्रोच है, वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है, और कभी भी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी ज़िंदगी नहीं आएगा, क्योंकि आप हमेशा की बुक्स का सहारा लेकर पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। अब की बुक्स का प्रॉब्लम क्या है? की बुक्स में डेफिनेटली टीचर्स इसको इसलिए डिस्करेज करते हैं कि उसके अंदर ठीक से लिखा ही नहीं होता। एक हेडिंग उसके अंदर, एक तो ये कि बहुत ज़्यादा हेडिंग्स बनाने की कोशिश की जाती है, हेडिंग्स ब्राई हेडिंग्स बनाने की कोशिश की जाती है कि जिसका मकसद कोई नहीं होता, सिर्फ सफ़े भरना होता है। तो कोई भी जो एग्जामिनर होता है वो इतना बेवकूफ़ नहीं होता, उसको समझ आ रहा होता है कि ये स्टूडेंट बेसिकली मेरे साथ ट्रिक प्ले कर रहा है और ये सिर्फ इसने सफ़े भरने की कोशिश की है, जबकि उसमें कंटेंट कुछ भी नहीं है। अब की बुक्स के अंदर एक हेडिंग लिखी होगी, एक हेडिंग के अंदर कोई कॉपी पेस्ट मतलब इंटरनेट से उठाकर कर लिया जाएगा, 2 लाइन्स किसी और बुक से कॉपी पेस्ट कर ली जाएंगी, इसके अलावा जो है वो एक लाइन किसी जजमेंट में से उठाकर लिख दी जाएगी। अब वो कभी भी ना तो उस जजमेंट के फैक्ट्स लिखे होते हैं, ना वहाँ पर कोई सरकमस्टांसेस लिखे होते हैं, और ना ही ये बताया जाता है कि भाई इसकी बेसिकली लॉजिक क्या है। और एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि आपकी हर एक चीज़ जस्टिफाइड होनी चाहिए। अगर तो आपका जो आंसर्स हैं वो जस्टिफाइड नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके लॉ स्टूडेंट होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट मैथमेटिक्स के जहाँ पर आप 2+2=4 कर देंगे, ऑल्दो वहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग रीजनिंग चाहिए होती है, लेकिन खासकर लॉ के पेपर में आपने अपनी हर एक बात को जस्टिफाई करना है, क्योंकि हर एक जजमेंट या हर एक जो प्रिंसिपल है उसको मुख्तलिफ कोर्ट्स उसके अंदर मुख्तलिफ एंगल्स रखती हैं, और अगर आप कोई इस किस्म की वहाँ पर बात कर रहे हैं कि जिसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो फिर आप उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन भी करें और अपनी बात को आप जस्टिफाई करने की भी कोशिश करेंगे, ना कि ये हो कि हेडिंग्स उठाकर वहाँ पर आपने लिखना शुरू कर दिए। अब एक बहुत अच्छा तरीका प्रेपरेशन का इस हवाले से ये होता है कि आप कमेंट्री वाली बुक्स का इस्तेमाल करें। एक तो आप बेयर एक्ट पढ़ें, बेयर एक्ट से आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, और आप जिस भी लेवल पर चले जाएंगे, इवन आप जुडिशरी का एग्ज़ाम भी अटैम्प्ट करेंगे, तो आपका जो लास्ट रिजॉर्ट है वो बेयर एक्ट ही है। आप कोशिश ये करें कि जो बेयर एक्ट है उसको पढ़ें, उसकी वर्डिंग पढ़ें, और उसके बाद एक एक वर्ड जो मुश्किल है उसको अंडरलाइन करके उसको आप इंटरप्रेट करने की कोशिश करें कि ये वर्ड यहाँ पर क्यों लिखा गया है। तो कमेंट्री वाली बुक्स के अंदर जो हेडिंग्स बनी होती हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करें। लाइक सबसे पहले जो है वो स्कोप लिखा होता है कि स्कोप क्या है इस सेक्शन का या इस टॉपिक का। ठीक है, इसके अलावा जो है वो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, मकसद क्या है। ठीक है, उसके पीछे आप कोशिश करें कि डिस्कस करें कि व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, जब ये सेक्शन स्पेसिफिकली लिखा जा रहा था तो इंटेंशन क्या थी, ये क्यों इंक्लूड किया गया।
इसके अलावा अगर उसके अंदर कोई क्रॉस रेफरेंसेस निकलते हैं तो वो लाजमी वहाँ पर मेंशन करें कि भाई इस सेक्शन को, इस लॉ के अंदर ये सेक्शन है, ठीक है, और इसकी थोड़ा सा हमें जो पार्ट है वो किसी और लॉ में हमें मिल जाएगा, और इन दोनों सेक्शंस को जब हम मिलाकर पढ़ेंगे तो हमें एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो वो चैप्टर्स की वजह से कोई प्रोविजन जो मैच कर रही होती है वो बाजुकात बहुत दूर दूर होती है किसी भी लॉ में, तो वहाँ पर हमेशा हमें उनको मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमने क्रॉस रेफरेंसिंग कैसे करनी है। इसके अलावा आप देखें कि आपने कंटेंट कौन सा डालना है, लाइक आप डेफिनेशंस लिख सकते हैं, डेफिनेशंस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चन को जब आप सारा कुछ कंप्लीट कर लें, ठीक है, तो उसके अंदर आप एक कंक्लूजन डाल सकते हैं। इसके अलावा आप जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं वो लाजमी तौर पर लिखनी चाहिए कि रेलेवेंट प्रोविजन क्या है। अगर लॉ के पेपर में रेलेवेंट प्रोविजन नहीं लिखी तो उस पेपर का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरीके से आप एक इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, और इंट्रोडक्शन लिखने का काफ़ी तरीके हो सकते हैं। एक तरीका उसमें जो सबसे अच्छा है वो ये भी हो सकता है कि आप सबसे पहले इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दें, ठीक है, उसको बताएं कि बेसिकली ये टॉपिक है क्या, और जो कुछ आप डिस्कस करने जा रहे हैं उस पूरे क्वेश्चन के अंदर उसका एक ब्रीफ 2 या 3 लाइंस में आप समरी लिख दें कि भाई मैं ये चीज़ इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करने जाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद आप पूरे क्वेश्चन के अंदर उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और फिर कंक्लूजन के अंदर अगेन आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमने इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या डिस्कस किया है। इसके अलावा आप अपना जो है एक वो साइनॉप्सिस बना सकते हैं, अपनी एक सबसे पहला जो पेज है वहाँ पर आप सारी हेडिंग्स बना दें कि बेसिकली आपने इस क्वेश्चन में कौन कौन सी हेडिंग्स पुट करनी है, ताकि जो पढ़ने वाला है, एग्जामिनर है, उसको समझ आ जाए कि बेसिकली मैं क्या चेक करने जा रहा हूँ और उसको चेक करने में आसानी होगी। इसी तरीके से एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा सब्जेक्टिव पेपर के हवाले से, दैट इज़ पेपर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने पहले बात की थी कि आप एक अच्छा इंप्रेशन डालकर एक्स्ट्रा मार्क्स किसी भी एग्जामिनर से ले सकते हैं, तो प्रेजेंटेशन भी उसके लिए एक अच्छा टूल है। यानी कि कंटेंट आपके पास है, ठीक है, कंटेंट लेकिन आपने बहुत बुरे तरीके से पेश किया हुआ है, तो उसमें यह है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क कोई भी नहीं देगा, ठीक है, जितने आपके बनते हैं उतने आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके कंटेंट के साथ साथ आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है तो लाजमी तौर पर उसी तरीके से हर एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम एक एक मार्क आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, और जब एट द एंड आप देखेंगे तो 4-5 मार्क्स आपके वैसे ही ज़्यादा हो जाएंगे। और हर एक पेपर में जब एक एक मार्क करके एक एक क्वेश्चन में, ठीक है, आपके 6 या 7 पेपर्स होते हैं, ठीक है, एंड 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 आप करेंगे 30-35, यानी सिर्फ प्रेजेंटेशन से आप 30 से 35 मार्क्स एक साल में एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि एक मार्क से भी आपकी डिवीज़न चेंज हो सकती है। एक मार्क कम आया तो आपकी फर्स्ट डिवीज़न से सेकंड हो सकती है, एक मार्क कम आया वो सेकंड डिवीज़न से आप थर्ड डिवीज़न में चले जाएंगे। कल को आप लोग LLM वगैरह करेंगे तो वहाँ पर भी आपको एक स्पेसिफाइड मार्क्स चाहिए होते हैं कि भाई इतने % आपने लेने हैं। तो अगर एक नंबर भी कम आ गया तो उस परसेंटेज पर तो आप पूरा नहीं उतरेंगे। तो इस वजह से एक एक नंबर बहुत अहमियत का हामिल होता है। अब जो लेंथ होनी चाहिए एक क्वेश्चन की, 20 मार्क्स के क्वेश्चन की, वो आप ये कह लें कि मिनिमम आपके 3 पेजेस हैं, ठीक है। अगर कोई आपने क्वेश्चन अच्छे तरीके से जस्टिफाई करके 3 to 4 पेजेस पर लिखा हुआ है और उसके अंदर ज़्यादा कंटेंट या एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है तो दैट विल बी अ रीज़नेबल लेंथ, ठीक है। और 3 पेजेस, 4 पेजेस, 5 पेजेस तक आपको वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना चाहिए। बहुत ही रेयर क्वेश्चन होते हैं जो 5 पेजेस से आप अबव उसमें जाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं आपने करना कि हर एक क्वेश्चन में 5 पेजेस बनाने के लिए आप क्या करना शुरू कर देंगे कि उसमें फजूल चीज़ें या फजूल एलिमेंट्स डालना शुरू कर देंगे, जिसका एक बुरा इंप्रेशन एग्जामिनर पर पड़ेगा। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और टेक्निकल चीज़ यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि आप बेयर एक्ट कैसे यूज़ करते हैं पेपर में। अब जो बेयर एक्ट है ये बेसिकली डबल एज्ड सोर्ड है, यानी कि ये 2 धारी तलवार है। ये आपको फ़ायदा भी दे सकती है और आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है, ठीक है। जैसे वो कहते हैं यू लिव बाय द सोर्ड एंड यू डाई बाय द सोर्ड, तो ये बेयर एक्ट बेसिकली उसी तरीके की एक चीज़ है। यानी ये आपको ज़िंदा भी रख सकती है, अच्छे मार्क्स भी दिलवा सकती है और आपको मरवा भी सकती है। अब नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये लिया जाता है कि भाई बेयर एक्ट हमें दिया जाता है हेल्प के लिए। डेफिनेटली वो हेल्प के लिए दिया जाता है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन के लिए या फिर कॉपी पेस्ट के लिए नहीं दिया जाता। लेट्स से कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आप क्या करते हैं कि बेयर एक्ट निकालते हैं
उसमें से देखते हैं और उसमें जो है वो आप उसको कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं और हूबहू वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक चीट करने वाली चीज़ है और इसके आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। बेसिकली जो बेयर एक्ट का मकसद ये है वो ये हम ले सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोविजंस आप लिख लें, ठीक है। आपको पता हो कि यार अच्छा ये वाला क्वेश्चन इसके अंदर पेपर के अंदर आ गया है, इससे रिलेटेड प्रोविजंस वो फला फला हैं, तो हम वो प्रोविजंस देख लेते हैं। या अगर आपको प्रोविजंस याद नहीं रहती लेकिन आपको आइडिया होता है कि नहीं यार वो 15 में लिखा था या 16 में लिखा था या 17 में, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो बेयर एक्ट आप निकालेंगे और वहाँ से आप फिर वो एग्जैक्ट प्रोविजन लिख लेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बेयर एक्ट के अंदर आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका आपके पास एक जनरल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई आप अगर एक्सपर्टीज आपकी इतनी होनी चाहिए कि अगर आपने जैसे कि 5 या 6 पेजेस आपने याद किए हुए हैं और कोई बंदा आपसे पूछता है कि भाई आप इसको मुझे 2 लाइंस में या 3 लाइंस में बताएं कि ये क्या होता है ताकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो एक स्टूडेंट की इतनी एक्सपर्टीज होनी चाहिए अपने क्वेश्चन से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, कि वो लेंथ की परवाह ना करे, यानी ज़्यादा जहाँ पर ज़रूरत हो वो ज़्यादा एक्सप्लेन करे, जहाँ पर कम ज़रूरत हो वो कम एक्सप्लेन करे, जहाँ पर डेफिनेशन या एक लाइन चाहिए उसको वो एक लाइन में लिख ले, ठीक है। तो बेसिकली जब आप रिप्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, आप कॉपी पेस्ट की तरफ जाएंगे, तो आप फ़ौरन पकड़े जाएंगे कि भाई आपकी तैयारी नहीं है, ठीक है। बेयर एक्ट में जो चीज़ लिखी हुई है उसको बेशक आप अपने वर्ड्स में लिख दें, ठीक है, उसके साथ आप स्कोप अटैच कर दें, उसके साथ आप ऑब्जेक्ट अटैच कर दें, उसके साथ आप क्रॉस रेफरेंसेस लिख लें, तो वहाँ पर वो चीज़ जस्टिफाइड हो जाएगी कि अच्छा बेयर एक्ट तो आपने यूज़ किया है लेकिन आपकी तैयारी भी थी, ठीक है। और अब नुकसान इसका क्या होता है, जैसे मैंने कहा था ये डबल एज सोर्ड है। नुकसान इसका ये है कि जब आपकी तैयारी नहीं होगी, आप पहले से पढ़कर नहीं आए होंगे, तो आपका सारा का सारा टाइम बेयर एक्ट देखने में, प्रोविजंस ढूंढने में, सेक्शंस पढ़ के लिखने में सारा का सारा टाइम गुजर जाएगा, ठीक है। और मुमकिन है कि जो आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे वो बेयर एक्ट से एक तो आपने कॉपी पेस्ट कर लिया, वो पहले कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और उसके बाद आप पेपर भी पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको बिल्कुल ही कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा टॉपिक वो बुक के कौन से पोर्शन में आया है, और आप फिर बेयर एक्ट को आगे पीछे करने में ही अपना सारा टाइम गुजार देंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि सब्जेक्टिव पेपर के हवाले से मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि उन्होंने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अब हम आ जाते हैं अपना जो दूसरा पोर्शन है ऑब्जेक्टिव पेपर की तरफ, कि अगर लेट से कि पेंडेमिक की वजह से अगर यूनिवर्सिटीज़ ऑब्जेक्टिव पेपर ले रही हैं तो उसमें आपने क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। देखें, अब ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर एक चीज़ मैं बता दूं कि ये भी आप कह लें कि डबल एज सोर्ड की तरह है, यानी कि अगर तो आपकी तैयारी अच्छी होगी तो इससे आसान और इससे अच्छा और मज़े का पेपर कोई भी नहीं है। आप बहुत आसानी से सिर्फ एक टिक लगाएंगे और आपको एक नंबर मिल जाएगा। आपको मार्क्स लेने के लिए पेपर के दौरान मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको 3-3 घंटे जो है वो लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत सारी फिजिकल और मेंटल एगनी से बच जाएंगे अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। लेकिन अब इसके अंदर एक बुरी खबर स्टूडेंट्स के लिए वो ये होगी कि अब आपको पूरी पूरी बुक्स पढ़ना होंगी, बहुत थॉरोली आपको स्टडी करना होगी, क्योंकि एमसीक्यू एक लाइन में से भी बन जाता है, ठीक है। अब एक पेज में से भी 50 एमसीक्यूज निकाले जा सकते हैं या एटलीस्ट 10-20 तो निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो आपका एक पैटर्न था सेलेक्टिव स्टडी का, इस दफ़ा वो शायद बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आपने 100 एमसीक्यूज बनाने हैं तो डेफिनेटली कोशिश ये होगी कि हर एक टॉपिक में से 2-2, 3-3, 4-4 एमसीक्यूज आ जाएं, तो कलेक्टिवली जब आप देखेंगे तो उनमें नंबर ऑफ टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। अब एमसीक्यूज अगर कंफर्म हो जाता है कि एमसीक्यू टाइप पेपर आने वाला है, तो उसकी तैयारी आपने बुक्स पढ़कर करनी है, उसकी तैयारी आपने रिसर्च करके करनी है। उसमें आप बिल्कुल की बुक्स यूज़ नहीं करेंगे, उसमें आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे। बेयर एक्ट के अलावा आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, आप जजमेंट्स पढ़ सकते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, ठीक है। एक तो चीज़ एमसीक्यूज़ में एक ये भी परेशान कुन होगी कि आपको बेयर एक्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आपको बुक कोई भी नहीं मिलेगी, और ऐसी सिचुएशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इवन जुडिशरी के पेपर में भी और पीपीएससी के पेपर में, एफपीएससी के पेपर में, एडीपीपी, डीडीपीपी या कोई भी पेपर आप ले लें लॉ से रिलेटेड, जो बड़े से बड़ा एग्ज़ाम आप लेते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, वो होती हैं प्रोविजंस। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस प्रोविज़न में लिखी हुई है। एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और आपको नीचे ऑप्शंस दिए जाएंगे कि इनमें से ठीक प्रोविज़न कौन सी है।
या फिर आपको एक प्रोविज़न दे दी जाएगी और पीछे नीचे 4 स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी और उसमें कहा जाएगा कि आप इसमें से सही स्टेटमेंट को चूज़ करें। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिकली प्रॉब्लमेटिक बनती हैं और उस टाइम अगर आपकी तैयारी अच्छी आपने नहीं की तो पहले यही लगता है कि मुझे ये चीज़ आती है, लेकिन जब वो आप एग्ज़ाम देना स्टार्ट करते हैं तो वो नेचुरली ये होता है कि वो चीज़ें मिक्सअप होती है, आपको नज़र आती हैं और उसके बाद आप फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और जहाँ पर भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई, या तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा या फिर वो 1 नंबर चला जाएगा। इसके अंदर कोई 0.5 या 0.75 या फिर आप कह लें कि जो मार्जिन ऑफ एरर है वो एमसीक्यू पेपर में बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू सब्जेक्टिव टाइप पेपर, क्योंकि उसके अंदर वो लेंथी पेपर होता है तो बाज़ों का चीज़ें ओवरलुक भी हो जाती हैं। और यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि मशीन्स के ज़रिए से वो पेपर चेक हो, तो उसमें अगर आपने वो ठीक तरीके से चीज़ें फिल की हुई हैं, ठीक तरीके से आपने ऑप्शन टिक किया हुआ है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जहाँ पर आपकी डबल आपने उसको टिक कर दिया या फिर आपने अगर वो बबल शीट आ जाती है, वो बबल्स आपने ठीक तरीके से फिल नहीं किए, देन यू विल लूज़ योर मार्क्स। तो ये बेसिकली एमसीक्यू जो है वो एक आप कह लें कि एक टेक्निकल गेम है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर यही होगी कि आप थॉरोली पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें और आप अपना कंटेंट बढ़ाने के बजाय अपना कंटेंट बेशक कम रखें, लेकिन वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होना चाहिए और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वैसे तो वो सब्जेक्टिव पेपर में भी क्लियर होने चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं समझता था कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप एक पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो वो किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना चाहिए। और एक चीज़ मैं आखिर में कहता चलूँ कि जब भी आप किसी लड़ाई के लिए जाते हैं तो आपके पास, जब भी कि आप किसी जंग के लिए जाते हैं तो आपके पास हथियार पूरे होने चाहिए। तो इसी वजह से जब भी आप पेपर में जाएं, अगर तो शीट्स तो वैसे आपको मिलती हैं, एक उसी के ऊपर आप रफ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अपने पास एक लेड पेंसिल भी रखें, आपके पास एक इरेज़र भी होना चाहिए, आपके पास पेन वगैरह डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि आपको कंफर्ट देंगी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। ठीक है, लेट्स से कि आपको पास पानी वगैरह भी आप अपना खुद लेकर चले जाएं, कुछ खाने के लिए ले जाएं, अगर आपको वीकनेस फील होती है कुछ इस तरीके से जूस वगैरह आप लेकर जा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और पूरी ये मेरी बात करने का मकसद जो राइटिंग के हवाले से भी और इस हवाले से भी वो ये था कि पेपर देते हुए आपको किसी किस्म का मेंटल प्रेशर या फिज़िकल प्रेशर नहीं होना चाहिए। जितना आप अपने माइंड को रिलैक्स रखेंगे, ठीक है, उतना ही आप अच्छे तरीके से पेपर में एक्सेल कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।